हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चनों के बारे में, यानी श्वसन क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, श्वसन अंग का कार्य क्या होता है, श्वास क्या होता है, यह श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, O2 का कार्य यानी ऑक्सीजन का कार्य कहाँ संपन्न हो जाता है, शरीर हमेशा गर्म क्यों रहता है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्वसन क्या है। श्वसन वैसी क्रिया के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर यानी फेफड़े के द्वारा ग्रहण कर कोशिकाओं तक ले जाना और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकालना, ये श्वसन कहलाता है। जिससे श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और आंतरिक श्वसन को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन के बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि श्वसन अंग क्या होता है, यानी कौन से जीव में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। तो जैसे कीट आते हैं, कीट में आ जाता है टिड्डा, तिलचट्टा, इन सब का श्वसन अंग क्या है, इन सब का श्वसन अंग श्वास नली या ट्रैकिया होता है। और जलीय जीव में जो आ जाता है मछली, सांप, ये सब गिल्स की मदद से सांस को ग्रहण करते हैं, यानी कि इनका जलीय जीव, मछली, सीप, इन सभी का श्वसन अंग गिल्स होता है। अब है मेढक। मेढक तीन तरह से सांस ले सकते हैं। जब मेढक जल में रहे तो वह गिल्स से सांस लेगा, जब मेढक जमीन पर रहे तो वह फेफड़ा से सांस लेगा, और जब मेढक मिट्टी के अंदर रहे तो वह त्वचा की मदद से सांस को लेगा, यानी कि वह उसका श्वसन अंग त्वचा हो जाएगा। अब है रेप्टाइल वर्ग। अब रेप्टाइल वर्ग में कौन कौन आ जाता है, रेंगने वाला चीज जैसे कि सांप, कछुआ, छिपकली, ये सब क्या हो गया, रेप्टाइल वर्ग में आ गया, और यह फेफड़ा की मदद से सांस लेता है। तो रेप्टाइल वर्ग का श्वसन अंग फेफड़ा यानी लंग्स हो गया, ठीक, लंग। उसी तरह एविज वर्ग में आ जाता है पक्षी, जो श्वसन अंग हो गया वह फेफड़ा। और उसी प्रकार ममेलिया वर्ग में मनुष्य आ जाता है और उनका भी श्वसन अंग फेफड़ा ही होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं श्वास यानी ब्रीदिंग के बारे में, कि ब्रीदिंग कौन सी क्रिया है, यानी श्वास कौन सी क्रिया है। तो श्वास जो है ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को श्वास या ब्रीदिंग कहा जाता है। क्या, यानी प्रश्वास और उच्छ्वास यानी ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये दोनों की क्रिया के सम्मिलित को श्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं। प्रश्वास को हम इंस्पायरेशन कहेंगे और उच्छ्वास को एक्सपायरेशन कहेंगे। प्रश्वास को निःश्वास भी कहा जाता है। प्रश्वास को इंस्पायरेशन और उच्छ्वास को एक्सपायरेशन कहते हैं। अब देख लेते कि कौन कौन सी गैस जो है हम लोग लेते हैं और कौन कौन सी गैस छोड़ते हैं। नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन कितना है वातावरण में 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वातावरण में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। नाइट्रोजन 78% है और छोड़ते कितना प्रतिशत है, 78%। मतलब नाइट्रोजन में कोई बदलाव नहीं होता है, लेते भी 78% और छोड़ते भी हैं 78%। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21% लेकिन छोड़ते हैं 17%, यानी 4% जो है कमी आ जाता है। लेते हैं ऑक्सीजन 21% और छोड़ते कितना है 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं 0.03%, यानी कि वातावरण में जितना रहेगा उतना ही तो ले सकते हैं।
तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं 4%, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे 1% भी नहीं और छोड़ दिए 4%। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि शोषण 2 प्रकार के होते हैं, बस हम इसको विस्तार से जानने वाले हैं। बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण। बाह्य शोषण को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और आंतरिक शोषण को इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। पहले हम बाह्य शोषण के बारे में जान लेते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। तो बाह्य शोषण क्या होता है कि नासिका छिद्र से लेकर, यानी कि ऑक्सीजन जो है हवा नासिका छिद्र से लेकर वायु कोश यानी एल्वियोलाई तक पहुंचना, ये बाह्य शोषण कहलाता है। यानी कि ये सारे मार्ग जो हैं वह बाह्य शोषण कहलाते हैं। या अब शोषण मार्ग क्या होता है, सांस लेने के बाद हवा जिस मार्ग से अंदर जाती है उसे हम शोषण मार्ग कहते हैं। अब हम शोषण मार्ग को फोटो के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हवा कहाँ आएगा, नासिका छिद्र में। सबसे पहले हवा कहाँ आ जाएगा, नासिका छिद्र। नासिका छिद्र के बाद आ जाएगा नासा कपाट में। नासिका छिद्र के बाद नासा कपाट, और नासा कपाट के बाद कहाँ जाता है, फायरिंग्स में। फायरिंग्स किसको बोलते हैं, यानी कि ग्रसनी में। ग्रसनी यानी कि हल्लक में, ठीक है। अब वहाँ से जाने के बाद आ जाता है यहाँ लैरिंग्स में। लैरिंग्स को स्वरतंत्र कहते हैं। लैरिंग्स के बाद आने के बाद यहाँ ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग श्वास नली कहते हैं। ट्रेकिया को क्या कहते हैं, श्वास नली। और यहाँ पर ट्रेकिया है। यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाता है, ब्रोंकाई। ये 2 भाग में बट जाता है, ब्रोंकाई में आने के बाद क्या हो जाता है, यह ब्रोंकियोलेस्ट। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग ये ब्रोंकियोलेस्ट है, और ये ब्रोंकियोलेस्ट में बट जाता है। ब्रोंकियोलेस्ट में आने के बाद हवा जो है यहाँ यानी कि वायु कोश यानी एल्वियोलाई में पहुँच जाता है। जब एल्वियोलाई यानी कि वायु कोश में हवा पहुँच जाता है तो यह बाह्य शोषण तंत्र यानी कि जो है बाह्य शोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है, बाह्य शोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले नासिका छिद्र के माध्यम से नासा कपाट। नासा कपाट में आने के बाद क्या हो जाता है, फायरिंग्स। फायरिंग्स के बाद आने के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलेस्ट। ब्रोंकियोलेस्ट में पहुंचने के बाद कहाँ जाता है वायु कोष्ठ यानी एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, और बाह्य शोषण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब यहाँ पर आप बाह्य शोषण की क्रिया समझ गए। अब आता है आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण की क्रिया, आंतरिक शोषण यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, अब यहाँ तक तो आ गया, फेफड़ा तक तो ऑक्सीजन आ गया है। अब यहाँ पर क्या हो, ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में कैसे मिलता है, जब ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन मिला, ब्लड में हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और यह साथ साथ कोशिका तक पहुंचता है। कहाँ, कोशिका। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, यहाँ पर रुक जाता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, ये काम करता है, यानी कि ये ग्लूकोज, यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। क्या देता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन के पास आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन वापस ले लेता है, और यह बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
या वापस फिर जाता है फेफड़ा तक। कहाँ जाता है? फेफड़ा तक। फेफड़ा के पास क्या हो जाता है? दो भाग में बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? इस माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? फिर बाहर निकल जाता है, तो हो जाता है आंतरिक शोषण की क्रिया भी समाप्त हो जाती है। तो पहले एक बार और समझ लेते हैं, बाह्य शोषण के बारे में पहले समझ लेते हैं। बाह्य शोषण क्या होता है? पहले नासिका छिद्र, यहाँ सांस आएगा मतलब ऑक्सीजन आएगा। सबसे पहले नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलेस्ट, ब्रोंकियोलेस्ट के बाद एल्वियोलाई। कहाँ पहुँच जाता है? एल्वियोलाई यानी कि वायु कोष्ठ में पहुंच जाता है। वायु कोष्ठ में पहुंच जाने के बाद क्या हो जाता है? यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद क्या हो जाता है? बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ तक जाता है? ये कोशिका तक जाता है, और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या हो जाता है? यह ऑक्सीजन जो है इसमें मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या हो जाता है? इसमें एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और यह क्या करता है? यानी कि सेम इस तरह से जाता है, जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिलता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से हीमोग्लोबिन वापस ला लेता है, मतलब जो है अपने में मिला लेता है, तो बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद क्या हो जाता है? इसको फिर से एल्वियोलाई यानी कि वायु कोष्ठ में पहुंच जाता है। वायु कोष्ठ में पहुंचने के बाद जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से फिर यह बाहर चले जाता है। क्रिया क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। ठीक, अब हम समझ लेते हैं, ये वायु कोष्ठ जो है, यह वायु कोष्ठ लगभग 3 × 10⁸ वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। दोनों फेफड़ों में कितना वायु कोष्ठ पाया जाता है? 3 × 10⁸ वायु कोष्ठ ये पाए जाते हैं। 3, ठीक है। अब ये ट्रेकिया की लंबाई जो होती है, ये ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रेकिया की लंबाई कितना होता है? 11 सेंटीमीटर होता है। और इसका व्यास, व्यास जो होता है क्या होता है? ये व्यास इसका होता है 16 mm। ट्रेकिया का व्यास कितना आता है? 16 mm। ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर, और ट्रेकिया का व्यास जो होता है वह 16 mm होता है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का काम होता है भोजन को भोजन का रास्ता देना और सांस को सांस का रास्ता देना। एपिग्लोटिक्स ये जो है घूमते रहता है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिक्स उधर यानी कि उस साइड घूम जाता है और ये सांस की नली को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये भोजन की नली को बंद कर देता है और सांस की नली को खोल देता है। ये एपिग्लोटिस का काम होता है, कार्य होता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये डायफ्राम का कार्य क्या होता है। डायफ्राम हमें सांस छोड़ने में मदद करती है। डायफ्राम का काम क्या होता है? सांस छोड़ने में मदद करती है। जैसे कि हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस लेने के बाद क्या हो जाता है? जो डायफ्राम, सांस लेने के बाद ये डायफ्राम जो है नीचे आ जाता है। डायफ्राम तो ये इसमें तो ऑक्सीजन भर गया। अब ऑक्सीजन भर जाने के बाद डायफ्राम क्या करता है? इसे ऊपर ठेल देता है, ऊपर ठेलने का काम करता है, ऊपर ठेलने का काम करता है डायफ्राम, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर नासिका छिद्र से बाहर आ जाता है। ये हो जाता है डायफ्राम का कार्य, ठीक है। जब कोई महिला गर्भवती रहती है तो वह उसमें डायफ्राम काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो है लड़का रहता है, जिसके कारण यह डायफ्राम कार्य नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या करता है? ये पसलियाँ काम करती है। ये पसली के द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है, यानी कि जो है सांस लेने में मदद करता है। कौन? ये पसलियाँ। अब फेफड़े की दोहरी झिल्ली को, अब ये फेफड़े की दोहरी झिल्ली को हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। फेफड़े की दोहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है। फेफड़े की दोहरी झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ भी दोहरी झिल्ली है, तो समझ गए। फेफड़े की दोहरी झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा मेम्ब्रेन
कहलाती है। अब आ जाइए यहाँ पर, एक बार सांस लेने के बाद 500 ml, कितना 500 ml हवा अंदर जाता है। कितना जाता है? 500 ml हवा अंदर जाता है। यानी कि पूरा जोर से लेने के बाद 600 ml हवा अंदर चले जाता है। यानी कि जो है फेफड़े की कैपेसिटी जो होती है वह 600 ml की होती है। यानी कि 600 ml हवा अट सकता है, उसमें जा सकता है। तो ऐसे सांस कोई खींच के थोड़ी लेता है। तो एक बार सांस लेने के बाद 500 ml हवा अंदर जाती है फेफड़े में, उसकी क्षमता जो होती है वह 600 ml होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जगा हुआ इंसान 1 मिनट में कितना बार सांस ले सकता है। तो जगा हुआ इंसान 1 मिनट में 16 बार सांस ले सकता है, और सोया हुआ इंसान लगभग 12 बार सांस ले सकता है, और बच्चे जो है 25 से 26 बार जो है 1 मिनट में सांस ले सकता है। ठीक, आप तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मस्तिष्क का एक भाग होता है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो मस्तिष्क का एक भाग होता है या श्वसन क्रिया का नियंत्रण करता है। तो ये पूरा श्वसन तंत्र जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।